हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा के साथ साथ आप पता है ना कि हमेशा की तरह स्वागत करती हूँ। स्वागत के साथ साथ आशा जरूर करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सब कार्य कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर वीडियोस देख रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 ऑफ कोर्स क्लास 9th का पाठ 10। पाठ 9 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करती हूं आप सभी ने अच्छे से वीडियोस देख लिए होंगे और सभी पाठों का सार या उसके बाद हम बताइए क्या करते हैं, बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। इसमें आपने हर एक वीडियोस जो हर एक पार्ट है उसके 4 वीडियोस देख लिए होंगे और देख लिए हैं तो इतना तो पक्का है, बिल्कुल प्रॉमिस है कि आपको हर एक पार्ट से संबंधित कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। यदि रहा है तो इसके बाद भी मैं कहती हूं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। अब चलते हैं हम पाठ 10 पर। पाठ 10 का नाम पता है क्या है? निबंध। यही पाठ का नाम है। लिखा है जगदीश नारायण चौबे जी द्वारा। हिंदी में अपनी एक अलग और अनूठी पहचान बनाने वाले हिंदी साहित्यकार जगदीश नारायण चौबे जी, उन्होंने इस निबंध के माध्यम से अर्थात इस पाठ में निबंध के माध्यम से यह जताना चाहा है आपको कि निबंध क्या है, किस तरह से लिखना चाहिए। क्या एक सेम टॉपिक यदि दे दिया जाए, मान लीजिए दिवाली या गाय, तो क्या एक चौथी पांचवी का स्टूडेंट भी उसी तरह से लिखेगा और 9th 10th के स्टूडेंट्स भी उसी तरह से लिखेंगे, या फिर 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को दे दिया जाए तब भी क्या वही लिखेंगे? कुछ तो अंतर होगा ना। हाँ, अब स्टार्टिंग में जब छोटी क्लास के विद्यार्थी लिखेंगे गाय पर तो वो लिखेंगे कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या देती है, ये सब। लेकिन उसमें हमारी बुद्धि का जो विकास होता जाता है उम्र और क्लास के अनुसार, उस पर हमें समझ में आना चाहिए कि निबंध किस तरह से लिखते हैं, निबंध को कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना होता है, यही सब उन्होंने इस पाठ में बताया है। इस पाठ को यदि आप ध्यान से सुनते हैं, यदि क्या आपको सुनना ही है, तो आप जरूर, आपको किसी भी विषय पर कोई भी निबंध आ जाए, और निबंध के लिए कोई ऐसा नहीं कि स्पेशल टॉपिक आते हो कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में से आपको एक कांस्टेंट है, इन्हीं में से आपको निबंध लिखना है। कुछ भी हो सकता है, दुनिया जीवन से संबंधित कोई भी विषय आ सकता है निबंध लेखन के लिए। और यदि निबंध लेखन से संबंधित हमें सभी आवश्यक बातें या जो भी कौन कौन सी क्राइटेरियाज हैं सब कुछ पता रहेगा तो हम अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए आइए तो चलते हैं इस पाठ की ओर। पाठ पर जाने से पहले अर्थात निबंध की विशेषताएं जानने से पहले हम चलेंगे जगदीश नारायण चौबे जी के जीवन परिचय पर। आइए, स्वागत है आपका। जगदीश नारायण चौबे जी, पंडित जगदीश नारायण चौबे जी का जन्म 1936 में पटना जिला के मोर गांव में हुआ था। पटना जिला के, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा में MA D.Litt की डिग्री पटना विश्वविद्यालय से ली। तत्पश्चात अध्यापन को वृत्ति बनाकर पटना विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में सेवाएं दी। अध्यापन समझते हो, टीचिंग। प्राध्यापक मीन्स प्रोफेसर, अंग्रेजी में जो कहते हैं। इनकी पहली कृति के रूप में कहानी राष्ट्रवाणी पत्रिका में छपी। सन 1953 ईस्वी में पहली कविता पुस्तक एकांकी सुदर्शन प्रकाशन आगरे से छपी। तदंतर कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। अब सोचिए आप, यहाँ पर पुस्तकों के बारे में लिखा है कई पुस्तकें। इसका तात्पर्य यही है कि उन्होंने अपनी रचना को किसी सीमित दायरे में नहीं रखा है। उन्होंने कई तरह की रचनाएं की, कई तरह की उनकी किताबें छपी, प्रकाशित हुई। इससे कहानियों साथ ही साथ बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से उपन्यास की भाषा का प्रकाशन सन 1983 में हुआ। इनकी कहानियों, निबंधों एवं कविताओं का प्रसारण दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों में हुआ। पटना विश्वविद्यालय का गीत रचने का श्रेय भी इन्हीं को है। जो पटना विश्वविद्यालय का गीत है वो भी इन्हीं ने लिखा है। सन 1962 में बिहार राष्ट्रभाषा का उदयमान साहित्यकार पुरस्कार प्राप्त हुआ और सन 2004 में बिहार राष्ट्रभाषा का साहित्यकार सम्मान भी प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं एक ऐसे विषय की ओर जो आप सबके भी लिए भी नया नहीं है। सबने सुना है निबंध निबंध निबंध,
कई टॉपिक्स आते हैं, कहीं विज्ञान के चमत्कार आ जाते हैं, तो कहीं प्रदूषण पर आ जाता है, तो बहुत सारी ऐसी विषय हैं, कहीं कोई त्यौहार आ जाता है, तो कहीं राष्ट्रीय पर्व आ जाते हैं, कहीं धार्मिक पर्व आ जाते हैं। कई विषयों पर आप भी निबंध लिखते आ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से, पाठ का नाम ही है निबंध, हमने तो अभी तक निबंध लेखन में निबंध की विशेषताएं पढ़ी होंगी ना। कभी हमने ये सोचा था कि पाठ भी निबंध होगा? नहीं सोचा। तो सोचिए कि आपकी पाठ्य पुस्तक में यदि निबंध के बारे में लिखा रहेगा तो हमें निबंध लिखना कितना आसान हो जाएगा। फिर हमें ऐसे डरना नहीं पड़ेगा कि हम निबंध कैसे लिखें, क्या करें, कौन कौन सी आवश्यक बातों का ध्यान रखें जिससे हम निबंध सही से लिख सकते हैं। तो और उसमें लेखक ने यह भी बताया कि किसी भी, जैसे शब्द सीमा दी जाती है कि लगभग 120 से 150 150 शब्दों में निबंध पूर्ण कीजिए। तो अब उसमें हमें क्या ध्यान रखना है? क्या उसमें स्टार्टिंग टू एंड, अर्थात जो भी भूमिका रहेगी, प्रस्तावना रहेगी, और अंतिम जो रहता है संकेत बिंदु, उपसंहार, ठीक है। उसके आधार पर और कौन कौन से होते हैं, जैसे 3 जो आवश्यक संकेत बिंदु हैं वो तो हमेशा आपको निबंध में पालन करना चाहिए। सबसे पहली प्रस्तावना, प्रस्तावना का जैसे अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन लिखते हैं वैसी प्रस्तावना है, ठीक है। और रूपरेखा जब हम लिखते हैं ना, देखिए मैं बताती हूं, जैसे किसी भी निबंध को लिखने के लिए रूपरेखा मतलब क्या क्या होगा इसमें, तो स्टार्टिंग में यदि हम रूपरेखा लिख लेते हैं तो रूपरेखा के अंतर्गत आ जाएगा, सपोज यहां आ जाएगी आपकी भूमिका, ठीक है, या फिर प्रस्तावना। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका टॉपिक है, चाहे आपका दिवाली हो, राष्ट्रीय पर्व हो, धार्मिक त्यौहार हो, जो भी हो, चाहे विज्ञान आविष्कार हो या वर्तमान शिक्षा प्रणाली हो, कुछ भी हो सकता है टॉपिक, तो विषय तो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ विषय के अंतर्गत आता है। हम, हमारा जीवन, पशु पक्षी, संपूर्ण जो प्रकृति है उससे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए किसी भी टॉपिक को देखकर हमें घबराना नहीं है कि अब हम इस पर निबंध कैसे लिखें। लिख पाएंगे ना, क्योंकि जिस कक्षा में आप होते हैं उसी के अकॉर्डिंग निबंध के टॉपिक्स या विषय वस्तु तैयार की जाती है सिलेबस या करिकुलम में या आपके पाठ्यक्रम में। तो यहां पर हमने भूमिका लिखी। अब जो भी है, मान लीजिए कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली, ठीक है। अब वर्तमान शिक्षा प्रणाली कि सबसे पहले हमें लिखने होंगे कि क्या इसमें कोई दोष है या दोष रहित है, सब कुछ हमें बताना है। और एंड में जब हम उपसंहार लिखते हैं, जैसे यहां हमने लिख दिया उसका अर्थ, ठीक है, उसका विस्तार। आप जैसे लिखते हैं ना मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो लाभ या हानि, कॉमन टॉपिक्स बता रही हूं मैं, सब पॉइंट्स या संकेत बिंदु और उपसंहार। इस तरह से यदि यही बिंदु हम याद रखेंगे तो इन बिंदुओं के आधार पर भी हमें लिखने को, यहां पर हम लिख सकते हैं, हमारे थॉट्स आ जाएंगे कि अब हम इसमें क्या लिखेंगे, अर्थ में क्या लिखेंगे, क्या बताना चाहते हैं हम, ये सब कुछ किस तरह से इसका विस्तार किया जा सकता है, इसके लाभ या हानि क्या है। यदि हानि नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो जरूर हम बताएंगे। लेकिन हानि लिखने का तात्पर्य ये कदापि मत समझिएगा कि उसमें हम सिर्फ हानि हानि लिख देंगे। हानि अर्थात जो भी उसकी कमियां हैं उनको कैसे हम पूरा भी कर सकते हैं, वो सुझाव भी देने होंगे आपको। सिर्फ हानि लिखकर हम छोड़ नहीं सकते हैं निबंध में। और उपसंहार मीन्स कंक्लूजन होता है, उसमें हम सब कुछ इन्वॉल्व कर देते हैं कि हमने शुरू से लेकर अंत तक क्या लिखा। क्लियर? आइए चलते हैं, लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। निबंध जगदीश नारायण चौबे जी की प्रतिनिधि रचना है। प्रतिनिधि समझते हो, एकदम लीडर, आगे, सबसे पहली, सबसे प्रमुख, ठीक है, प्रधान। तो ये जो निबंध है वो जगदीश नारायण चौबे जी की प्रधान या प्रमुख रचना है। जगदीश नारायण चौबे एक ख्याति लब्ध गद्यकार है, ख्याति, विख्यात, प्रसिद्धि। इस रचना में उन्होंने निबंध लेखन की कला पर प्रकाश डाला है कि हाउ टू राइट ऐसे, या निबंध कैसे लिखना चाहिए, निबंध लिखने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। यदि हम इन आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखेंगे तो टॉपिक कोई सा भी आ जाए, विषय वस्तु कोई सी भी आ जाए, हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे और अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार निबंध अच्छे से लिख भी देंगे। 10 नंबर का होगा तब भी हमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे।
प्रायः छात्र निबंध लिखने की कला से परिचित नहीं होते हैं। क्या करते हैं, जो भी टॉपिक दिया उसको ऐसे पढ़ने लगते हैं, याद करने लगते हैं, और यदि जरा सा भी उससे हटकर कोई टॉपिक आ गया, बस डब्बा गोल हो जाता है। तो उस कला को हमें समझना होगा, उस नियम को हमें जानना होगा, उन विशेषताओं को हमें समझना होगा कि कौन कौन से या किस तरह के नियमों का पालन करते हुए कौन कौन सी वे प्रमुख बातें हैं जिन पर आधारित हम निबंध को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। प्रायः छात्र निबंध लेखन की कला से परिचित नहीं होते हैं। और कैसे परिचित होंगे, इस पाठ को, ये जो दिया है उन्होंने निबंध नामक पाठ, ध्यान से सुन लीजिए। वे परीक्षा के दिनों में इस कारण परेशान होते रहते हैं क्योंकि उस कला में पता नहीं है कि क्या होते हैं आवश्यक बिंदु, कोई सा भी विषय है तो हमें क्या करना है। संसार की सभी वस्तुएं निबंध का विषय हो सकती हैं। कहाँ है, संसार की मतलब दुनिया की सभी वस्तुएं निबंध का टॉपिक हो सकती हैं या निबंध का विषय हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो कुछ खास हैं, जो लिखते आ रहे हैं बस वही टॉपिक्स हैं, उनके अलावा कोई टॉपिक है जाएगा तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। कुछ भी, कोई भी वस्तु निबंध का विषय हो सकती है। निबंध के लिए कोई निर्धारित या निश्चित पृष्ठ संख्या नहीं होती है। अब यहां पर एक और बात बताना चाहूंगी मैं कि अक्सर जो परीक्षाएं अब होती है उसमें समय सीमा का निर्धारण होता है, मतलब टाइम लिमिट होती है कि आपको 2 घंटे या 3 घंटे, यदि 80 नंबर का पेपर है तो आपको 3 घंटे में पूरा करना होता है ना। तो ये यदि समय निर्धारित है कि इतने में, तो फिर निबंध की भी समय सीमा निर्धारित की जाती है प्रश्न में। तो आपको ऐसा नहीं कि अब हम कैसे लिखें, कितने शब्दों में लिखें, कैसे पता चलेगा, गिनना पड़ेगा, गिनने में तो बहुत समय जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि प्रश्न में क्लियर लिखा रहेगा कि आपको यदि शब्द सीमा दी है, वर्ड लिमिट दी है, तो 120 से 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो स्टार्टिंग टू एंड मतलब प्रस्तावना से लेकर उपसंहार तक हमें लगभग 2 पेजेस लिखना है, बस काफी है। अब आप सोच रहे होंगे यदि कैसे पता चलेगा 150, तो एक साधारण सा अनुमान है। मान लीजिए हमने, और जो भी शब्द है उनको कैसे गिनते हैं, ऐसा नहीं है था, है, ये सहायक क्रियाओं को गिना नहीं जाता है। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं, और ऐसे यदि आप देखोगे तो की भी है भी है, तो ये 9 हो जाएंगे, जबकि इनको लाइन में नहीं गिना जाता है। समझ में आया? ओके। तो यहां पर उन्होंने लिखा है कि निर्धारित या निश्चित पृष्ठ संख्या नहीं होती कि कितने पेज लिखना है, लेकिन यदि परीक्षाओं में प्रश्न में आपको दे दिया जाए कि इतने शब्द लिखिए या लगभग 150 से 200 शब्दों तक निबंध लिखिए, सारगर्भित निबंध लिखिए। अब सारगर्भित, अब सोचेंगे ये क्या होता है भाई? सारगर्भित मतलब जो भी विषय वस्तु या जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक के साथ आपको न्याय करना है, आपको जस्टिस करना है, वही सारगर्भित है। ठीक है, कि सार भी समझ में आ जाए और वो पूरा बहुत अच्छे से उसका मीनिंग भी फ्रूटफुल भी हो जाए। ठीक, निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है। सुनियोजित, पूरी तरह से नियम पूर्वक सुनियोजित। ठीक है, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए भाषा, जो लिखित भाषा है जिसको उत्कृष्ट भाषा माना जाता है, उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए निबंध की कसौटी में हम खरा उतर सकते हैं, जबकि हम अपनी भावाव्यक्ति को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे लेखन के माध्यम से। तभी तो आपने देखा है ना, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और एक और होती है सांकेतिक भाषा। तो इन तीनों में लिखित भाषा ही सर्वोपरि मानी जाती है, पता है ना ये तो। हाँ, तो इसमें क्या करना होता है, इसमें यही करना होता है कि अच्छे अच्छे शब्दों की कसावट या सटीक शब्दों के प्रयोग से सुनियोजित ढंग से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना होता है। इसमें कसाव होना चाहिए, कसावट बोला ना मैंने अभी, सुनियोजित ढंग से कसावट मतलब एकदम टाइटनेस कि हाँ भाई यहां से लिखा है वहीं तक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जा रहा है, कहीं भी कुछ भी कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ सिर है कहाँ पैर है। हाँ, तो उसमें एक सिस्टमेटाइजेशन होना चाहिए कि हाँ यहीं से यहाँ तक ये हुआ है। तो एकदम जब चेक करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और अंक भी अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। इसमें निरंतर प्रवाह का भी ध्यान रखना चाहिए। निरंतर प्रवाह मीन्स फ्लुएंसी, कि जो आप कह रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो। ठीक है, यदि
प्रस्तावना आप लिख रहे हैं, उसके बाद आप अर्थ लिख रहे हैं, तो अर्थ, प्रस्तावना और अर्थ भी एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। फिर उसका विस्तार लिख रहे हैं, वो मतलब एक चेन बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि उसका कुछ अलग ही मतलब निकल रहा है, इसका कुछ अलग ही अर्थ आ रहा है, उसका कुछ अलग, नो। क्योंकि निबंध एक है, उसके, ये हमारी बॉडी है, बॉडी एक है ना, हम जिस तरफ सोचेंगे उसी तरफ चली जाती है। ऐसा नहीं कि वो एक हमारा पैर कर रहा है मैं तो इधर जाऊंगा, दूसरा कर रहा है नहीं मुझे इधर जाना है, ऐसा नहीं है ना। तो एक उसमें हमें चले जाना है और बहुत अच्छे से निबंध को तैयार करना है। अब यहां पर फेसिस बेकन तथा रामचंद्र शुक्ल के निबंध अच्छे निबंध के उदाहरण हैं। छात्र प्रायः निबंध को बड़ा बना देते हैं, बिल्कुल नहीं बनाएंगे आप। जो भी पूछा गया है वो कसावट के साथ लिखिए। और ऐसा कई बार हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट बहुत सारा लिख देते हैं। मान लीजिए 10 नंबर का आया निबंध, बहुत सारा लिख दिया, 5-7 पेज लिख दिए, और एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे तरीके से कसावट के साथ बहुत अच्छे से एक कड़ी में दूसरी कड़ी को, मतलब प्रस्तावना, अर्थ, उपयोग, सदुपयोग, ये सब करते हुए क्यों आवश्यक है या क्या लाभ है या क्या हानि है, और लास्ट में उपसंहार, उसने सिर्फ 1.5 से 2 पेजेस लिखे। अब उसको तो अच्छे अंक मिल गए, और जिसने 5-7 पेज मिले थे उसको नहीं मिले। मान लीजिए 10 में से 1.5-2 पेज वाले को मिल गए 9 मार्क्स, और जिसने 5-7 मिले थे उसको 5 ही नंबर मिले। अब वो आएगा, मैम ये देखिए ना, मैंने तो इतना बड़ा लिखा है फिर भी मुझे 5 नंबर मिले, इसने तो सिर्फ इतना सा लिखा है फिर भी इसको इतने सारे मार्क्स मिले। अब यहां पर बात होती है कि क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी वस्तु की कीमत वजन या आकार देखकर नहीं मापी जाती है, उसके गुणों को देखकर। कोई भी, किसी भी वस्तु की वैल्यू, सोना हो, लोहा हो, सोने और लोहे का वजन यदि 1 करोगे तो क्या कीमत 1 होगी? नहीं। बस यही है कि किस तरह से हमें निबंध लिखना है, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, 9th क्लास के अकॉर्डिंग किस तरह से हम सोचेंगे, समझेंगे, और ये सब होता है अभ्यास से। अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा। बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िए, अधिक से अधिक रीडिंग कीजिए। जितनी अधिक हम रीडिंग करते हैं उतना अधिक शब्दावली यहाँ पर स्टोर होती है, और जब भी हम कभी निबंध या पत्र लेखन करते हैं तो वो जो यहाँ पर स्टोर है ना बहुत सारे शब्द, उस समय हमें अच्छे समय पर याद आ जाते हैं। तो यहां पर यही बताया है कि रामचंद्र शुक्ल के निबंध पढ़ें, उनसे आपको बहुत सहायता मिलेगी। इसमें उनकी अज्ञानता या स्पर्धा का भाव रहता है, जैसे कि अरे इसने इतना लिखा है मैं भी लूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात याद आई मुझे, सप्लीमेंट्री कॉपीज है ना, एक्स्ट्रा कॉपीज, कि मेन आंसर शीट फुल हो गई है, इसने ले लिए सप्लीमेंट्री, मुझे भी चाहिए एक्स्ट्रा शीट, उसने लिए 2, मुझे भी चाहिए। ऐसा नहीं करना है। बहुत ध्यानपूर्वक अपने जो उत्तर पुस्तिका है उसका सही से सदुपयोग करते हुए लिखना है, क्योंकि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर के आधार पर आपको अंक कदापि नहीं मिलते हैं। आप क्या लिखते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, उसी पर आधारित आपको अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक। एक अच्छे निबंध के लिए कल्पनाशीलता की जरूरत होती है कि कितने अच्छे से हम कल्पना कर सकते हैं। और कल्पना कब करेंगे? जब हमारे पास शब्द भंडार होगा। शब्द भंडार कब होगा? जब हमने प्रैक्टिस की होगी, अभ्यास किया होगा। कल्पना कलाकारों के साथ वैज्ञानिक के लिए भी आवश्यकता होती है, बिल्कुल आवश्यक है। सही जानकारी के अभाव में महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी गाय पर लिखे निबंध में वही बात लिखते हैं जो 4वीं 5वीं के छात्र लिख देते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात की है उन्होंने कि यदि सही जानकारी नहीं होगी, सही जानकारी के अभाव में, अभाव समझते हो, कमी, यदि किसी जानकारी का हमें पता नहीं है, सही जानकारी हमारे पास नहीं है, तो जो हमारे पास हम उसको ही सही समझते हैं। बस यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। महाविद्यालय समझते हो, कॉलेज, यदि कॉलेज में कभी गाय पर कुछ लिखने को आया तो वो भी वही लिख देंगे जो 4वीं 5वीं के स्टूडेंट लिखते हो कि गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय घास चारा भूसा खाती है, गाय हमें दूध देती है। वो भी इनकी भांति ही लिख देंगे। फिर क्या मतलब, क्या? और फिर सोचेंगे मैं तो अच्छे से लिख कर आया था, क्या पता मुझे अंक क्यों नहीं दिए, कैसे चेक की होगी, मैंने तो सही लिखा था। नहीं, अब देखिए अंतर क्या होता है। 4वीं 5वीं का छात्र गाय पर लिखे निबंध में उसका परिचय बताएगा कि गाय क्या होती है, उसका अंग, रूप, रंग सब बताएगा। एक लाभ, हानि, खान पान और उपसंहार लिख देगा, कंक्लूजन लिख देगा। जबकि
महाविद्यालय के छात्र को गाय पर निबंध लिखते समय कृषि, कृषक, डेयरी फार्म, चर्म उद्योग, संस्कृति, राजनीति, गौशाला, गोरक्षणी, कांजी हाउस, चरागाह, दुग्ध उत्पादन, मूल्य वृद्धि, इन सारे बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, तब जाकर उसको अच्छे अंक मिलेंगे। ना कि ये कि गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, ये होता है वो होता है। तो ये तो चौथी पांचवी का स्टूडेंट लिखेगा ना गाय पर, जबकि महाविद्यालय के जो मतलब बड़ी क्लासेस में किस तरह से हमें निबंध लिखना चाहिए वो बहुत अच्छे से यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि टॉपिक सेम आ सकते हैं। आप 6th क्लास में भी वही टॉपिक आ गया, 9th क्लास में भी वही टॉपिक आ गया। अब सेम टॉपिक आने के बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि आपने जैसा निबंध 6th क्लास में लिखा था वैसा ही आपको 9th क्लास में लिखना है, या फिर वैसा ही आपको 11th क्लास में लिखना है या 10th क्लास में लिखना है। उसमें बुद्धि के विकास के साथ, जैसे कितने अच्छे से बताया, ध्यान से सुनना इस बात को, कि यहाँ पर जो छोटे स्टूडेंट्स निबंध लिखेंगे वो गाय का परिचय देंगे कि गाय कैसी होती है, रूप रंग आकार बताएंगे, क्या उपयोग में लाई जाती है। जबकि यदि गाय का ही निबंध आ गया कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो वो लिखेंगे कृषि, कृषक। कृषि मतलब समझते हो किसानी, कृषक मीन्स किसान, डेयरी फार्म, चर्म उद्योग, राजनीति, गौशाला, गोरक्षणी, कांजी घर जानते हो, कांजी घर, कांजी हाउस भी कहते हैं, पशुओं की जेल। कांजी हाउस मतलब जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की एक बहुत अच्छी कहानी है 2 बैलों की कथा, जिसमें उन्होंने कांजी हाउस का भी वर्णन किया है। तो कांजी घर या कांजी हाउस मीन्स जहां पर आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है, और यदि उनके मालिक उनको निश्चित समय अवधि पर लेने नहीं आते हैं तो उनको फिर कहाँ चले जाते हैं, वो चर्म उद्योग या कसाई उनको खरीद कर ले जाते हैं। तो ये सब हमें विवरण देना होगा। बड़ी क्लासेस के आधार पर हमारे जो थॉट्स रहेंगे, जो विचार रहेंगे, वो भी अलग रहेंगे, ना कि सेम जैसा हमने प्रीवियस क्लासेस में लिखा था वैसा ही हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, समझ में आया? तो ये अंतर होता है। निबंध में कल्पना के साथ व्यक्तिगत अनुभव का महत्व होता है। कल्पना तो है ही, साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव। और अनुभव कब आता है? अभ्यास से आता है। जैसे जैसे हम जो भी कार्य करते जाते हैं उसमें हम कुशल होते जाते हैं। अनुभव, अनुभूति, अभ्यास, ये बहुत एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अनुभव क्या है, अनुभूति क्या है, अभ्यास क्या है? किसी भी कार्य को करते रहना, करते रहना, करते रहना, बहुत अच्छे से उसी कार्य का अभ्यास करते रहना। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे प्लेयर हैं, चाहे आप गायक हैं, अभिनेता हैं, राजनेता है, कुछ किसी भी फील्ड में हो, हम किसी भी क्षेत्र में हो, हर एक कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास अति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इसी तरह से जब हम कोई भी किसी भी निबंध पर या किसी भी टॉपिक पर, कोई भी, चाहे आप विज्ञान का विषय ही पढ़ रहे हो या भाषा का विषय पढ़ रहे हो, हर एक में अभ्यास तो चाहिए, क्योंकि भाषा, हमारी जो हिंदी भाषा है वो भी तो वैज्ञानिक भाषा है। हाँ, कैसे? चलिए ये भी बता देती हूँ। हिंदी है हमारी वैज्ञानिक भाषा। विज्ञान क्या कहता है? जो है प्रूफ के साथ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं, मतलब फैक्ट्स के आधार पर उसकी प्रकृति है, नेचर है, फैक्चुअल। ठीक है, हिंदी भी तो वही है। आ लिखा है तो उसका साउंड या उसकी ध्वनि भी आ ही होगी। ऐसा नहीं है कि लिखा आ है और हम कुछ और बोलेंगे। तो हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा कहलाती है कि जो लिखा है, जो रचना है, वही उसकी अभिव्यक्ति या वही उसका उच्चारण होता है। यहां पर कथनी और करनी में उनका अलग अलग नहीं है कि बोलना कुछ और है, लिखना कुछ और है। जबकि अन्य भाषाओं में यह देखा जाता है कि उन्हीं से कुछ दूसरे का बन जाता है, उसी से सा बन जाता है, उसी से कुछ भी बन जाता है, शा भी उसी से बन जाता है, सा भी उसी से बन जाता है, का भी उसी से बन जाता है, हमने देखा है। लेकिन हिंदी के बारे में ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि हिंदी में जो लिखा है वही उसका उच्चारण होगा। आ है तो आ, बा है तो बा, और का है तो का ही होगा। का को कभी सा नहीं कहा जाएगा या सा को कभी का नहीं कहा जाएगा, जबकि अन्य भाषाओं में ऐसा होता है। तो फिर बहुत मुश्किल से हमें स्पेलिंग, अच्छा ओहो ऐसा है, कहीं किसी का साउंड मान लीजिए ऊ का आ में आ जाएगा, कहीं आ का ऊ में आ जाएगा, ऐसा आपने भी देखा है। तो ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है हिंदी। निबंध में कल्पना के साथ व्यक्तिगत अनुभव का महत्व होता है कि किस तरह से हमने
जितना भी शब्द भंडार हमारे मस्तिष्क में है, अत्यधिक अधिक से अधिक हमें रीडिंग करनी चाहिए। अपने आप में हिंदी में किस तरह से आप लोग पूछते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, 10th में भी आए कि हम अपने आप को हिंदी में किस तरह से मतलब विकसित करें अपने मस्तिष्क को, कि कैसे हम हिंदी में अपने आप को अच्छा करें। सबसे पहला मैं बस यही बताऊंगी कि सबसे पहले आप पठन कौशल पर ध्यान दीजिए, रीडिंग कीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि LSRW, देखो मैं बता देती हूं, भाषा के 4 LSRW, इनको इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको याद रहे। L फॉर लिसनिंग, लिसनिंग मीन श्रवण कौशल, ठीक है। यदि लिसनिंग की हम बात करें, लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग बोलना, ठीक, रीडिंग एंड राइटिंग। बस यही है कि सबसे पहले हमें सुनने पर ध्यान देना है। जितने अच्छे से हम सुनेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये 4 कुशलताएं हैं या 4 कौशल है भाषा के। स्किल, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, इसमें आप अपने आप को विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अच्छा एक श्रोता बनना होगा। श्रोता मीन सुनने वाला। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता भी हो जाता है, क्योंकि सुन सुनकर ही शब्द भंडार हो जाता है, फिर बोल पाता है। जब उच्चारण शुद्ध होगा तो लिखेंगे भी हम सही, ठीक। यहाँ पर लिखा है कि कल्पना के विषय से परिचित होकर उस आधार पर अपना अनुभव गढ़ा जा सकता है। कल्पना अनुभूति के द्वारा किसी विषय से संबंधित आंकड़ों, पुस्तकीय, पत्र पत्रिकाओं की सूचनाओं का निबंध लेखन भी बड़ा महत्व रखता है। कि किस तरह से हमें निबंध लिखना चाहिए, हमें विशेष रूप से अपनी श्रवण कुशल अर्थात सुनने की कुशलता पर ध्यान देना चाहिए। जब हम सुनेंगे सही तो बोलेंगे सही, बोलेंगे सही तो पढ़ेंगे सही, पढ़ेंगे सही तो लिखेंगे सही। ये हैं भाषा की 4 कुशलताएं और यही रहा है हमारा निबंध। आशा है आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो किंडरगार्टन से 12वीं तक की एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। हम ऐसा नहीं है कि किसी 2 विषय की शिक्षा एकदम 100% प्रोवाइड करते हैं फ्री, बल्कि सभी विषय के वीडियोस आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आपको पता है ना। हिंदी मीडियम में आपको देखना है तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, और जिस भी विषय के आपको वीडियो देखना है बस ध्यानपूर्वक देखिए, उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप विजिट कर सकते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर पर भी बिल्कुल आ सकते हैं। स्वागत करते हैं हम आपका। बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।